Good morning, students. Class 10. Once again, with the chapter of history, nationalism in Europe. उसका सेकंड टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हूँ। और जैसा कि आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, नेशनलिज्म इन इंडिया, सेम वे में नेशनलिज्म इन यूरोप का एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। तो उसका फर्स्ट टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। अब नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिस तरह इंडिया में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ उस तरह यूरोप में भी नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। अब वो कैसे डेवलपमेंट हुआ नेशनलिज्म का? नेशनलिज्म क्या? एक सेंटिमेंट क्रिएटेड अमंग द हार्ट ऑफ द पीपल फॉर द नेशन। देश के लिए एक भावना क्रिएट होता है ह्यूमन बीइंग के दिलों में, उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। तो इससे पहले हमें जानना होगा थोड़ा सा 18th सेंचुरी में जो आपको यूरोप का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप, ये हमें जानना है। तो देखिए पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप में जो लार्ज नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट टुडे लाइक टुडे। जैसे कि आज के डेट में बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वो उस समय अवेलेबल नहीं था, लार्ज नेशन नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था। छोटे छोटे पैच ऑफ वर्क टुकड़े में बटे हुए। States were divided into the kingdom, or most of the states were divided into kingdom, means मैक्सिमम स्टेट्स साम्राज्य और राजाओं के द्वारा शासन किए जाते थे, साम्राज्य थे, और उन्हें ऑटोनोमस टेरिटरी में शासन करते थे। स्वतंत्र एरिया में वो शासन करते थे, वो राजाओं का शासन था और साम्राज्य में था। ईस्टर्न यूरोप जो था, यूरोप का जो पार्ट ईस्टर्न यूरोप है, एंड सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्की, या ऑटोक्रेटिक मोनार्की हो गया निरंकुश राजतंत्र के अंदर था। ईस्टर्न यूरोप एंड द सेंट्रल यूरोप रूल्ड बाय द ऑटोक्रेटिक मोनार्क, मींस निरंकुश राजतंत्र और राजा के अंदर में था ये। इस एरिया में जो पीपुल रहते थे, दे वर डाइवर्स क्लासेस, वो डिफरेंट वर्क, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर के सभी रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करते थे, बोलते थे। उनका लैंग्वेज डिफरेंट था, उनके कास्ट डिफरेंट थे, उनके सोशल लाइफ डिफरेंट थे। दिस वेर द डाइवर्सिटी एंड द डिफरेंसेस अमंग द पीपल ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए। एक हेम्सबर्ग एम्पायर था, वहां रूल किए जाते थे ऑस्ट्रेलिया पे, वो हंगरी पर शासन करता था। और ये दोनों क्या था? पैच ऑफ वर्क ऑफ रीजन एंड द पीपल। छोटे छोटे एरियाज को मिलाकर के बना हुआ था और छोटे छोटे कम्युनिटीज को मिलाकर के बना हुआ था। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट लैंग्वेज पीपुल, स्पीकिंग पीपुल को मिलाकर के ये बना हुआ था। और देयर वर नो यूनिटिंग फोर्स, और उस समय कोई ऐसा यूनाइटिंग फोर्स नहीं था जो सभी को यूनाइट करके और एक आपको सिंगल नेशन के रूप में कन्वर्ट कर पाए। सो दिस वेर द कंडीशन ऑफ द यूरोप इन द 18th सेंचुरी, स्पेशली पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द यूरोप इन द 18th सेंचुरी। हाँ देखिए, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, जिसे आप अपर क्लास कह सकते हैं, जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट और द सेकेंड स्टेट बोथ वेयर द अपर क्लास, और उसे कह सकते हैं एरिस्टोक्रेसी क्लास कहा जा सकता है। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है और मिडिल क्लास के बारे में जानना है। जो लैंड लॉर्ड और एरिस्टोक्रेसी जो यूरोप में थे, लैंड लॉर्ड्स और एरिस्टोक्रेट पीपुल जो थे यूरोप में, वो सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मोस्ट पावरफुल ग्रुप। ध्यान देना, एरिस्टोक्रेसी क्लास यूरोप में सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली मोस्ट पावरफुल थे, एंड दे वर हेल्ड टुगेदर, वे सभी एक साथ जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे एक दूसरे से, बॉन्ड ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल, मींस इन सभी का लाइफ स्टाइल एक जैसा था, इसलिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टेड थे एक दूसरे से। और इनके पास बड़े बड़े स्टेट्स होते थे। स्टेट्स मतलब जो मालिक होते हैं, लार्ज एरिया ऑफ लैंड के जो मालिक होते हैं उसे स्टेट्स कहा गया। तो ये बड़े बड़े स्टेट्स के मालिक होते थे गाँव में। इनके पास हजारों हजार एकड़ लैंड होता था, लेकिन वो कंट्री साइड में होता था।
लैंड इनका कंट्री साइड में होता था एंड कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट और द सर्व्स। गुलाम से या पीजेंट से वो कल्टिवेशन करवाते थे, प्रोडक्शन करवाते थे, लेकिन ये अपना लाइफ स्टाइल जीते थे शहर में। इनका घर होता था बड़े बड़े महल के रूप में, शहरों में घर होता था। ये अपने लाइफ को लेविशली जीते थे इन द टाउन्स एंड द सिटीज। ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे, ध्यान देना। ये कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। कौन? एरिस्टोक्रेसी फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। और ये ऑल दीज एरिस्टोक्रेसी आर यूनाइटेड बाय देयर मैट्रिमोनियल टाइज। शादी विवाह करके एक दूसरे के फैमिली से ये जुड़े हुए होते थे। एरिस्टोक्रेट पीपुल ऑफ द यूरोप। इनका ग्रुप छोटा था, इनकी पॉपुलेशन भी कम थी, इनका ग्रुप भी छोटा था। और मेजोरिटी में भी यूरोप में देखा जाए उस समय तो पीजेंट्स थे, किसान थे। बट किसान जो पीजेंट था उनके पास लैंड नहीं था, एक तरह से कहिए लैंडलेस पीजेंट थे। दे वर्क अंडर द एरिस्टोक्रेट पीपुल और द लैंडलॉर्ड्स के अंदर काम करते थे। उनके खेतों में वो काम करते थे, प्रोडक्शन करने का काम में पीजेंट्स ही करते थे। वेस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप का जो मोस्ट लैंड था, मोस्ट ऑफ द लैंड्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप वाज कल्टिवेटेड बाय टेनेंट। टेनेंट का मीनिंग होता है बटाईदार, मींस शेयर क्रॉपर जिसे कहा जाता है, उस तरह वो क्रॉपिंग करते थे। और मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो है ना वो लैंडलॉर्ड्स ले लिया करते थे पीजेंट से। ईस्टर्न यूरोप में आप देख लीजिए, लैंड जो का डिवीजन हो चुका था वास्ट स्टेट में। वहां पे ईस्टर्न यूरोप में जो डिवीजन था लैंड का वो वास्ट स्टेट्स में डिवाइडेड था। और यहाँ पे पीजेंट्स नहीं एग्रीकल्चर करते थे और टेनेंट नहीं होते थे। यहाँ पे सर्फ इस गुलाम रखे जाते थे, नाइजर से ला करके। नाइजर एक कंट्री से स्लेव ला करके और उससे वो फोर्सली यहाँ पे काम करवाते थे वहां यूरोप। सेम टाइम यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। और पहले वर्ल्ड में पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले यूरोप में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। सबसे पहले वहीं पे आपको कॉटन इंडस्ट्रीज जुड़े हुए, बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, इन सभी जगहों पे ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप। और इन्वेंशन भी बहुत सारे किए गए, वहाँ पर डेवलप हुआ। और ये डे बाय डे और ईयर बाय ईयर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में, इवन यूरोप में भी पूरी तरह फैलता चला गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1750 to 1850 ये जो 100 साल का पीरियड था, इसके दौरान यूरोप में और इंग्लैंड में बड़े चेंजेज आए, बड़े पैमाने पर चेंजेज आए। न्यू फैक्ट्री सिस्टम आ गया, उससे पहले इंडस्ट्री था नहीं। अब क्या हो गया, एक न्यू सिस्टम, फैक्ट्री सिस्टम का उद्भव हुआ। लार्ज स्केल में फैक्ट्रीज का सेटअप होने लगा, उसमें काम करने वाले वर्कर्स आने लगे, तो एक नए वर्किंग क्लास का जन्म हुआ। किस क्लास का जन्म हुआ? वर्किंग क्लास का, जो स्किल वर्कर कहलाता है। और रेवोल्यूशन आने के बाद चेंजेज आए, इकोनॉमिक चेंजेज आए, सिस्टम में चेंजेज आए लोगों में। यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज मतलब है कि लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप होने लगा। जो पीजेंट थे, पुअर पीपल थे, वो सभी कन्वर्ट होने लगे स्किल लेबर में, स्किल वर्कर में कन्वर्ट होने लगे। और एक तरह से न्यू मिडिल क्लास का उद्भव हुआ, जो जिसने प्रमोट किया नेशनल यूनिटी का। इस पूरे देश के अंदर कंट्री को यूनिफाई करने का इन्होंने ट्राई किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वहाँ कोई सोशल ऐसा फोर्स नहीं था जो यूरोप टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे, पैच वर्क में बटे हुए थे, उसको यूनिफाई कर पाए और यूनाइट कर पाए। लेकिन इस कदम को उठाया सबसे पहले आपको स्किल वर्कर क्लास ने और ये मिडिल क्लास ने इस चीज को उठाया यूरोप में, यूरोप को एक तरह से नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने का। तो व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म? नेक्स्ट टॉपिक आपका है लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो लिबरलिज्म पहले समझिए या लिबरलाइजेशन समझिए, जिसे आप उदारीकरण भी कर सकते हैं, उदारता भी कर सकते हैं। इसका मतलब था फ्री ट्रेड। हर व्यक्ति को इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए और उनमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। लिबरलाइजेशन का ये मीनिंग है
यूरोप में कि वो व्यक्ति इक्वल हो, बिफोर द लॉ ऑल द पीपल आर इक्वल, शुड बी इक्वल, एंड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द प्रिविलेज, जैसा कि यूरोप में। और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, जो एरिस्टोक्रेट पीपल थे, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, उन्हें बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था। तो लिबरलिज्म में इसको समाप्त करना, इसका मतलब था इन सभी चीज का समाप्त करना और कॉमन पीपल को फ्रीडम मिलना और इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ होना, ये था लिबरलिज्म। वो चाहते थे कि यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहां पे आए, इलेक्शन हो इसकी। 19th सेंचुरी में आपको लिबरल्स ने दबाव दिया और स्ट्रेस दिया, तो बल दिया ऑनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिबरलिज्म में यह भी कहा गया कि पीपल मस्ट हैव द राइट टू गेन द प्रॉपर्टी, टू कीप प्रॉपर्टी, क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा था, सभी को प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, ठीक है। तो ये और इस चीज को फर्स्ट एक्सपीरियंस किया गया फ्रांस में। फ्रांस के सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ, आप जान लीजिए, और वहां पे वोटिंग राइट पहले लिमिटेड था। वोटिंग राइट किसके लिए था? पहले एक्टिव सिटीजन के लिए था, लेकिन बाद में वहां पे जब रेवोल्यूशन हुआ तो पैसिव सिटीजन को वोटिंग राइट दिया गया, और उसी वोटिंग राइट दिया गया पहले जो प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे, जो 3 दिन के बराबर टैक्स प्रोवाइड कर सकते थे, उन्हें वोटिंग राइट दिया गया था फ्रांस में। तब इसके अपोज में जैकोबिन क्लब का फाउंडेशन हुआ था, जो आपने पढ़ा, और उसके लीडर थे मैक्सवेल रॉबेस्पियर। जब उसकी गवर्नमेंट आई तो उसने वोटिंग राइट दिया पीपल को, प्रॉपर्टी लेस पीपल को भी वोटिंग राइट दिया, उसने वोट करने के लिए दिया व्यवस्था की उन्होंने। हाँ, लिबरलिज्म का मतलब आपको देखिए फ्री ट्रेड होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड, कोई रेस्ट्रिक्शन ट्रेड में नहीं होना चाहिए। जैसा कि यूरोप में कहा जाता है 18th सेंचुरी में, जो वेट सिस्टम था, जो मेजरमेंट सिस्टम था यूरोप का, जो करेंसी था, वो कुछ डिस्टेंस के बाद वो सारे चेंज हो जाते थे। एक छोटा किंगडम से दूसरे किंगडम में जाते थे तो वो चेंज हो जाते थे, मेजरमेंट सिस्टम, वेट सिस्टम चेंज होता था। नेपोलियन ने अलग है, जब नेपोलियन फ्रांस का रूलर बना तो उसने एक तरह से हार्बिंगर के काम किया, नेबरिंग कंट्रीज को जीतना स्टार्ट कर दिया। उसने नेपोलियनिक कोड भी लाए और उसने कुछ चेंजेस भी लाए बड़े पैमाने पर यूरोप में। उन्होंने एक कॉन्फेडरेशन का फाउंडेशन किया, 1939 स्टेट को मिलाकर एक कॉन्फेडरेशन बनाया, जिसको नेपोलियन कोड को फॉलो करना था। नेपोलियन जो रूल बनाए उसको वहां पे फॉलो करना था। और उसमें वहां पे पहले इंडिपेंडेंस करेंसी था, हर छोटे छोटे स्टेट्स का करेंसी अपना था, वेट सिस्टम अपना था, मेजरमेंट सिस्टम उसका अपना था। और ये सारे सिस्टम जो बिजनेस क्लास पीपल थे, जो ट्रेडर पीपल थे, वो इस सभी सिस्टम को ऑब्स्टेकल इन द ट्रेड मानते थे, व्यापार में सभी को विरोध मानते थे, रुकावट मानते थे। और इस रुकावट को खत्म करना क्या कहलाता है? लिबरलिज्म कहलाता है। और इस समय जो कस्टम ड्यूटीज लगते थे, कहा जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उस समय गुड्स जाते थे, उसका मेजरमेंट सब चेंज हो रहा था और हर बार उनको कस्टम ड्यूटी लगाना पड़ रहा था। तो उस कस्टम ड्यूटी को कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन किया गया ताकि कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए। और उस कस्टम यूनियन का नाम था जोल्वेरिन। उस कस्टम ड्यूटी का नाम क्या था? जोल्वेरिन। इसका फाउंडेशन किया गया। रेलवे का एक्सपेंशन किया गया ट्रेड के लिए, मोबिलाइज ट्रेड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हार्सन एंड द टैरिफ बैरियर इन द रिड्यूस द करेंसी फ्रॉम 30 to 2। और उस एरिया में तो लगभग 30 करेंसी थे, 30 तरह के करेंसी फैले हुए थे हर कंट्री में। उस सभी को घटा करके करेंसी को लाया गया 2 पार्ट में। अब वहां पे 2 तरह की करेंसी ही इंप्लीमेंट किए जाने लगे। ओके।